आज हम शॉर्टेज जॉब फर्स्ट का अभ्यास करने वाला है। सबसे पहले तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि शॉर्टेज जॉब फर्स्ट एक नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है। अब तुम लोग पूछोगे कि नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है। इसका मतलब मैं तुम लोग को बाद में बताऊंगा। बट जब एग्जाम में इस टॉपिक के ऊपर न्यूमेरिकल पूछा जाता है, उस न्यूमेरिकल के अंदर सबसे पहले एक टेबल दिया जाएगा। इस टेबल के अंदर 3 कॉलम्स होंगे। सबसे पहला कॉलम इज प्रोसेस, जिसके अंदर अलग अलग प्रोसेसेस होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रोसेस 0 विच इज P0, देन P1, P2, व्हाटएवर। ओके, उसके बाद होता है सीपीयू बर्स्ट नाम का कॉलम। व्हाट डू मीन बाय सीपीयू बर्स्ट बाद में बताऊंगा। एंड देन उसके बाद थर्ड कॉलम इज अराइवल टाइम। व्हाट डू मीन बाय अराइवल टाइम बाद में बताऊंगा। ठीक है, अब इस गंदे से इंफॉर्मेशन के बाद तुम्हें पूछा क्या जाता है? तुम्हें यह पूछा जाता है कि हाउ टू कैलकुलेट एवरेज वेटिंग टाइम एंड एवरेज टैक्ट, यानी कि एवरेज टर्न अराउंड टाइम। तो अभी जैसे ही तुम इस सवाल को देखोगे, वैसे ही तुम्हें तुरंत एक ऐसा हॉरिजॉन्टल सा डब्बा बना देना गया है। इसको हम कहते हैं ज्ञान चार्ट, और इसका क्या इंपॉर्टेंस है वो मैं तुम लोग को बाद में बताऊंगा। अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सीपीयू बर्स्ट का मतलब क्या होता है। इमेजिन करो कि ये जो हॉरिजॉन्टल सा डब्बा है, ये एक प्रोसेसर है। एंड बाय द वे सीपीयू का मतलब प्रोसेसर ही होता है। ठीक है, तो सीपीयू बर्स्ट का मतलब कितना टाइम ये प्रोसेसर स्पेंड करेंगे इस बॉक्स के अंदर। मतलब अगर सीपीयू बर्स्ट इज 5 मिलीसेकेंड्स ऑफ प्रोसेस 0, इसका मतलब ये है कि प्रोसेस 0 5 मिलीसेकेंड स्पेंड करेगा इस प्रोसेसर के अंदर। अगर सीपीयू बर्स्ट इज 10 ऑफ प्रोसेस 1, इसका मतलब ये है प्रोसेस 1 10 मिलीसेकेंड स्पेंड करेगा इस प्रोसेसर के अंदर। अगर सीपीयू बर्स्ट 8 मिलीसेकेंड है ऑफ प्रोसेस 2, इसका मतलब यह है कि प्रोसेस 2 8 मिलीसेकेंड स्पेंड करेगा प्रोसेसर के अंदर, वगैरह 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 वगैरह। ओके, अब व्हाट डू मीन बाय अराइवल टाइम? अराइवल टाइम का मतलब ये प्रोसेसेस कब इस प्रोसेसर के पास सबमिट किए गए थे। अगर अराइवल टाइम दिया नहीं गया है तो अराइवल टाइम हम 0 अज्यूम करेंगे। तो अभी अगर सारे के सारे प्रोसेसेस का अराइवल टाइम 0 है, इसका मतलब ये है कि सारे के सारे प्रोसेसेस इस प्रोसेसर के पास 0th मिली सेकेंड पे सबमिट किए गए थे। एकदम आसान भाषा में तुम ये कह सकते हो कि अगर अराइवल टाइम सारा का सारा 0 है, तो इसका मतलब ये है कि ये सारे के सारे प्रोसेसेस इस प्रोसेसर के पास 0th मिली सेकेंड पे आए थे। ओके, अब क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इस ज्ञान चार्ट को फिल करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम इस ज्ञान चार्ट को फिल करते हैं, और अब तुम्हें यह भी पता चल जाएगा कि इस ज्ञान चार्ट का इंपॉर्टेंस क्या है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के अनुसार। बट इससे पहले हमें एक छोटा सा डिटेल समझने की जरूरत है, और वो डिटेल यह है कि शॉर्टेज जॉब फर्स्ट, ये जो नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है, ये काम कैसे करता है। ये काम ऐसे करता है कि जो भी प्रोसेस ऐसा है जिसका सीपीयू बर्स्ट सबसे कम है, तो सबसे पहले ज्ञान चार्ट के अंदर उसको जगह मिलेगी। फिर उसका काम होने के बाद जो अगला प्रोसेस है जिसका सीपीयू बर्स्ट सबसे कम है, प्रोसेसर के अंदर फिर उसको जगह मिलेगी। मतलब सबसे कम सीपीयू बर्स्ट किसका है? सबसे कम सीपीयू बर्स्ट इसका है, यानी कि प्रोसेस 3 का है। तो इसलिए प्रोसेसर के अंदर सबसे पहले इसको जगह मिलेगी। फिर इसका काम होने के बाद जो अगला प्रोसेस है जिसका सीपीयू बर्स्ट सबसे कम है विच इज P0, उसको जगह मिलेगी। फिर वो होने के बाद जो अगला प्रोसेस है जिसका सीपीयू बर्स्ट सबसे कम है विच इज प्रोसेस 2, उसको जगह मिलेगी। एंड देन प्रोसेस 1। ऐसे ये काम करता है। अब इसको करते हैं, तो सबसे पहले किसको जगह मिलेगी? जिसका सीपीयू बर्स्ट सबसे कम है विच इज प्रोसेस 3। तो सबसे पहले प्रोसेस 3 को जगह मिलने वाली है फ्रॉम 0th मिलीसेकेंड, क्योंकि प्रोसेस 3 0th मिलीसेकेंड पे आया था। और प्रोसेस 3 कितने मिलीसेकेंड्स तक प्रोसेसर के अंदर रहेगा? 3 मिलीसेकेंड्स तक। तो इसलिए 0 to 3। यस, एंड देन इसके बाद नेक्स्ट, इसका काम हो गया। अभी अगला कौन सा प्रोसेस होगा? वो प्रोसेस जो नेक्स्ट है, मतलब नेक्स्ट जिसका सीपीयू बर्स्ट सबसे कम है विच इज P0। तो यहां पे P0 P0 कितना टाइम सीपीयू के अंदर, यानी कि प्रोसेसर के अंदर स्पेंड करेगा? 5 मिली सेकेंड। तो इसका मतलब 3 + 5 दैट इज 8। यस, नेक्स्ट ये दोनों हो गए।
अब और कौन सा, ये दो जो प्रोसेसेस बचे हैं इनमें से कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसका सीपीयू बर्स्ट सबसे कम है, तो ये है P2। तो अगला जो जगह है वो P2 को मिलेगा मेरे भाई। और कितना टाइम स्पेंड करेगा P2 प्रोसेसर के अंदर? 8 मिलीसेकेंड्स। तो 8 plus 8 that is 16। yes baby। and then last is P1। ये P1 कितना टाइम स्पेंड करेगा प्रोसेसर के अंदर? 10 milliseconds that is 16 plus 10 that is 26 मेरी जान। तो ऐसे काम करता है हमारा शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट which is a non preemptive scheduling algorithm। ओके अब हम ये जो एवरेज वेटिंग टाइम एंड एवरेज टैट वगैरह बुलशिट ये सब कैलकुलेट करना चालू करते हैं। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे एवरेज वेटिंग टाइम। अगर हमें एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट करना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें इन सारे के सारे प्रोसेस का वेटिंग टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वी आर गोना स्टार्ट विथ प्रोसेस जीरो, सो दैट इज वेटिंग टाइम ऑफ प्रोसेस जीरो। वेटिंग टाइम ऑफ प्रोसेस जीरो कैसे कैलकुलेट करते हैं? प्रोसेस जीरो को प्रोसेसर कब मिला माइनस प्रोसेस जीरो कब प्रोसेसर के पास आया था। प्रोसेस जीरो को प्रोसेसर कब मिला? प्रोसेस जीरो को प्रोसेसर 3rd मिलीसेकेंड पे मिला, राइट। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 3 माइनस प्रोसेस जीरो कब आया था? सारे के सारे प्रोसेसेस का अराइवल टाइम 0 है, तो इसलिए प्रोसेस जीरो भी 0th मिलीसेकेंड पे आया था। That is the reason why we are going to write here 0 मेरी जान। And 3 minus 0 is 3। Waiting time of P1। P1 यानी कि प्रोसेस 1 को प्रोसेसर कब मिला? प्रोसेस 1 को प्रोसेसर मिला 16th मिलीसेकेंड पे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 16 माइनस प्रोसेस 1 कब आया? सारे के सारे प्रोसेस 0 पे आए थे, इसका मतलब प्रोसेस 1 भी 0th मिलीसेकेंड पे आया था। तो 16 minus 0 is 16 baby। Waiting time of process 2। प्रोसेस 2 को प्रोसेसर कब मिला? प्रोसेस 2 को प्रोसेसर 8 मिलीसेकेंड पे मिला, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 8 माइनस प्रोसेस 2 कब आया प्रोसेसर के पास? प्रोसेस 2 0th मिलीसेकेंड पे आया था प्रोसेसर के पास मेरे भाई, इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे 0। 8 minus 0 is 8। Waiting time of process 3। प्रोसेस 3 को प्रोसेसर कब मिला? प्रोसेस 3 को प्रोसेसर 0th मिलीसेकेंड पे मिला था, और प्रोसेस 3 कब आया था? प्रोसेस 3 0th मिलीसेकेंड पे ही आया था। एंड 0 minus 0 is 0 मेरी जान। तो अब ये सारे के सारे प्रोसेसेस का वेटिंग टाइम हमने निकाल लिया है। अब अगर हमें एवरेज वेटिंग टाइम निकालना है तो ऑब्वियसली इसका हमें एवरेज करना पड़ेगा। सो एवरेज वेटिंग टाइम इज इक्वल टू 3 plus 16 plus 8 plus 0 upon 4 ला ला ला। और अगर तो इसको तुम कैलकुलेट करोगे तो तुम्हें आंसर मिलेगा 6.75 मिलीसेकेंड बेबी। 6.75 ms milliseconds। Yeah। Now average waiting time हमने निकाल लिया है। Now we need to calculate average touch, that is average turnaround time मेरी जान। So अगर तुम्हें average टाइम निकालना है तो उसके लिए सबसे पहले तुम्हें इन सारे के सारे प्रोसेसेस का टर्न अराउंड टाइम निकालना पड़ेगा, और तभी जाकर तुम एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकाल पाओगे। तो इसीलिए सारे के सारे प्रोसेसेस का हम सबसे पहले टर्न अराउंड टाइम निकालेंगे। टैट ऑफ P0 कैसे निकालते हैं? टैट ऑफ P0 इज CPU burst of P0 plus waiting time of P0। What do you mean by, like, I mean, whatever. What is CPU burst of P0? That is 5. So that is 5 plus waiting time of P0, that is 3, is equals to 8. Tat of P1. CPU burst of P1, that is 10 plus waiting time of P1, that is 16. 10 plus 16 is equal to 26. Yeah. And tat of P2 is equals to CPU burst of P2, that is 8 plus waiting time of P2, that is 8.
तो 8 plus 8, that is 16. Oh yes. And TAT of P3 is equals to CPU burst of P3, that is 3, and waiting time of P3, that is 0, that is 3 plus मुर्गी का अंडा, that is 3. अब हमने सारे के सारे प्रोसेसर्स के टैट हमने निकाल लिए हैं. अब अगर तुम्हें एवरेज टैट निकालना है तो तुम्हें इन सब का एवरेज करना पड़ेगा, which is 8 plus 16. Oh my god, oh, sorry for that. 8 plus 26, my bad, plus 16 plus 3 upon 4. अगर तुम इसको कैलकुलेट करोगे तो तुम्हें आंसर मिलेगा 13.25 मिलीसेकेंड्स, क्योंकि जनरली ये सब का यूनिट मिलीसेकेंड्स होता है मेरे भाई. लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने तुम लोग को बोला था कि नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम क्या होता है, ये मैं तुम लोग को लेक्चर के आखिर में बताऊंगा. तो नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम क्या होता है अगर तुम्हें जानना है तो इस लेक्चर के आखिर में मैंने बताया है. इस लेक्चर को देख लो और जान जाओ. थैंक यू सो मच.